हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पहले ही क्लियर कर दूं, एसएससी सीएचएसएल का आज कोई एग्जाम नहीं था। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं जिनका आगे की शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है। तो दोस्तों, जिनका आगे की शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपको 100% गारंटी देता हूं, आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन यानी घंटे का निशान दिख रहा होगा, उस पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है। अभी तक जितना भी 2023 में एग्जाम हुआ है, बिल्कुल ये सब प्रश्न उसी एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, और आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सिर्फ आप लोग गौर से सुनते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सैयद वंश जो है दिल्ली सल्तनत के कौन से कर्म का था? सैयद वंश जो है यह दिल्ली सल्तनत के कौन से कर्म का था? तो यह चौथे कर्म का था। दोस्तों, सिर्फ आप लोग गौर से सुनते हुए चलेंगे। हम आपको 5 मिनट में जो है पूरी दिल्ली सल्तनत का सैर करवाने वाले हैं। पूरे दिल्ली सल्तनत का सैर करवाने, अगर एक बार आप लोग दोस्तों सुन लेते हैं तो दिल्ली सल्तनत से आपको एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर जो है यह कितने वंश ने शासन किया? ध्यान रखना है, यह 5 वंश ने शासन किया। कुल कितने वंश ने शासन किया? और दोस्तों, दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल जो है यह 1206 ईस्वी से प्रारंभ होता है। और दोस्तों, मुगल साम्राज्य जब आता है 1526 ईस्वी में, तो यह दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से 1526 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत चलता है। इस बीच दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर जो है 5 वंश ने शासन किया। कितने वंश? तो यह 5 वंश शासन किया, जिसमें से दोस्तों गुलाम वंश पहला था, दूसरा आपको ध्यान रखना है खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, और 5वां जो है यह लोदी वंश जो है यह दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। और दोस्तों, गुलाम वंश का ईस्वी भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हम आपको ईस्वी भी यहाँ पर लिख दिए हैं। और दोस्तों, संस्थापक भी जो है यह पूछा जाता है, तो संस्थापक भी आपको ध्यान रखना है। तो गुलाम वंश, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दास वंश ही, गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है। तो गुलाम वंश का जो है शासन काल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा था। और दोस्तों, इसका संस्थापक की बात कर ले तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनके संस्थापक थे। दूसरा प्रश्न दोस्तों, दूसरा वंश थे खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक जो है यह दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। और दोस्तों, उसका संस्थापक कौन थे? तो यह जलालुद्दीन खिलजी थे। और तीसरा वंश तो थे यह तुगलक वंश थे, जो 1320 से 1414 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, आपको ध्यान रखना है। और चौथा था सैयद वंश, जो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक जो है यह दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। और दोस्तों, इसके संस्थापक कौन थे? तो यह खिलजी खां थे। और दोस्तों, 5वां वंश कौन थे? तो यह लोदी वंश थे, जो 1451 से 1526 तक जो है बहलोल लोदी इसके संस्थापक थे। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर जो है 5 वंश ने शासन किया। आपको एक ट्रिक दे देता हूं, याद रखना है। कौन सा ट्रिक है? गुल खिला तू सैया लोदी। तो आपको ये ट्रिक ध्यान रखना है, गुल खिलातू सैया लोदी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश जो है आते हैं। दोस्तों, यहाँ से एक और प्रश्न पूछे जाते हैं, दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा समय के लिए, अवधि के लिए कौन से वंश ने शासन किया? तो सबसे कम समय के लिए जो है यह खिलजी वंश जो है शासन किया। और दोस्तों, सबसे कम किया तो सबसे ज्यादा भी कोई किया होगा, तो सबसे ज्यादा अगर पूछे तो आपको ध्यान रखना है यह तुगलक, सबसे ज्यादा अवधि के लिए तुगलक वंश जो है यह दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। और दोस्तों, अगर पूछ दे पहला सबसे कम और सबसे ज्यादा नहीं, दूसरा सबसे ज्यादा अवधि के लिए किसने शासन किया, दूसरा सबसे ज्यादा अवधि के लिए किसने शासन किया, तो ध्यान रखना है दूसरा सबसे ज्यादा अवधि के लिए गुलाम वंश शासन किया। और तीसरा जो है सबसे ज्यादा अवधि के लिए लोदी वंश किया। और चौथा जो दोस्तों यह सैयद वंश किया। और 5वां जो है यह खिलजी वंश जो है सबसे ज्यादा अवधि के लिए शासन किया। तो दोस्तों, आपको इस तरह से ध्यान रखना है, पहला जो है यह तुगलक वंश, दूसरा गुलाम वंश, तीसरा जो है लोदी वंश, चौथा जो है यह सैयद वंश, और 5वां जो है यह खिलजी वंश, जो सबसे कम समय के लिए शासन किया। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये दिल्ली सल्तनत जो है 2 से 4 मिनट में आप समझने का प्रयास करेंगे। इतना दोस्तों अगर आप गौर से सुन लिए होंगे तो आपको दिल्ली सल्तनत से एक भी प्रश्न यहाँ से छूटेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों। एक और चीज देख लेते हैं, दिल्ली सैयद वंश के प्रमुख शासक के बारे में भी देख लेते हैं। ये भी प्रश्न में
एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों सैयद वंश के शासक कौन थे? तो यह खिलजी खां थे, जो 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक जो है यह सैयद वंश के खिलजी खां जो थे यह शासन किया था। उसके बाद दोस्तों कौन सा राजा आया? तो यह मुबारक शाह आया। यह जो है 1421 से 1434 तक जो है यह शासन किया। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद शाह आया, जो 1434 से 1445 ईस्वी तक जो है यह शासन किया। उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन आलम साहब आए, जो 1445 से 1450 तक जो है यह शासन किया। उसके बाद दोस्तों लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह बहलोल लोधी थे, जो 1451 से 1526 ईस्वी तक जो है यह शासन किया था। दोस्तों एक और चीज यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो दिल्ली सल्तनत जो है यह 1206 से स्टार्ट हुआ और 1526 में जो है यह दिल्ली सल्तनत जो है 5 वंश शासन किया। इसके बाद दोस्तों 1526 में आप लोग को एक चीज पता होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है यह 1526 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में दोस्तों लोधी वंश के शासक लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो यह इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच जो है 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई और दिल्ली सल्तनत के जगह पर भारत में जो है यह मुगल साम्राज्य की जो है यह स्थापना किया गया। तो दोस्तों आपको इस तरह से ध्यान रखना है, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो यह बाबर ने किया। और पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों आशा करते हैं सारी चीज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है? गोल्ड की जो है यह परमाणु संख्या कितनी होती है? तो यह 79 होता है और गोल्ड को AU से दर्शाते हैं। और दोस्तों गोल्ड जो है यह काफी तन्य धातु होते हैं, काफी क्या होते हैं? तो यह तन्य धातु होते हैं और यह स्वाभाविक रूप से उच्च परमाणु संख्या के तत्वों में से क्या है? तो यह एक है। सोना जो है काफी तन्य धातु है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर पर आता है? 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है यूपी जो है यह जनसंख्या दृष्टि से कितने नंबर पर आता है? तो यह दोस्तों पहले नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या जो है यह सबसे ज्यादा है और पहले स्थान पर आता है। और दोस्तों और भी ध्यान रखना है, 2011 जनगणना के अनुसार ये डाटा है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर राज्य पूछे तो आपको बिहार ध्यान रखना है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे तो आपको दिल्ली ध्यान रखना है। और दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या वाला अगर राज्य पूछे यह सिक्किम है। सबसे ज्यादा न्यूनतम जनसंख्या कौन सा राज्य का है? तो यह सिक्किम का है। और सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला अगर राज्य पूछे तो बिहार का है। और सबसे जनसंख्या घनत्व किसका है? तो यह बिहार का ही है। और दोस्तों न्यूनतम साक्षरता वाला अगर केंद्र शासित अगर प्रदेश पूछ दे तो यह दादर एवं नगर हवेली है। और दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता वाला अगर राज्य पूछे तो केरल है। और सबसे कम किसका है? तो यह बिहार का है। नेक्स्ट प्रश्न है भैया, कह रहा है न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व किसका है? तो यह अरुणाचल प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार बात कर ले तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है राजस्थान सबसे बड़ा है। और दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह गोवा है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह गोवा है। चलिए भैया नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? यह दोस्तों माही नदी है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? तो यह 2 बार काटती है। और दोस्तों सोन नदी, रिहंद नदी, बेतवा नदी जो है यह 1 बार कर्क रेखा को काटती है। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान रखना है, सोन नदी, रिहंद नदी और बेतवा नदी, ये तीनों नदी जो है यह कर्क रेखा को 1 ही बार काटता है। और माही नदी जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों एक और प्रश्न जो है कर्क रेखा से हर एक एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं, कर्क रेखा से पूछे ही जाते हैं कि जो है कर्क रेखा जो है यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से गुजरती है। कितने राज्य से? तो यह दोस्तों 8 राज्य से गुजरती है, आपको ध्यान रखना है। और राज्य भी ध्यान रखना है, कौन कौन सा राज्य है? तो यह गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। अगर दोस्तों ऐसे आपको अगर ध्यान न रहे 8 प्रदेश का नाम तो आपको एक ट्रिक दे देता हूं, आपको वो ध्यान रखना है। क्या होता है ट्रिक? मित्र पर गमछा झार। क्या होता है? तो यह मित्र पर गमछा झार मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और क्या है? यह झारखंड है।
तो दोस्तों 8 राज्य जो है इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आसान ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। इस ट्रिक को अगर ध्यान रखेंगे तो आप जो है कर्क रेखा से प्रश्न नहीं छूटने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिनका आगे एक शिफ्ट में एग्जाम है, आप लोग इसे जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये हाल फिलहाल में जो है यह नियुक्त हुए हैं और आपके एग्जाम में 100% ये प्रश्न आएंगे, किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न जरूर आएंगे कि विश्वभूषण हरिश्चंद्र किस राज्य के राज्यपाल हैं। दोस्तों विश्वभूषण हरिचंदन जी जो है यह छत्तीसगढ़ के जो है यह राज्यपाल बने हैं। और यह कब नियुक्त हुए हैं, तो यह 12 फरवरी 2023 को जो है यह छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं, जो हाल फिलहाल में जो है यह छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो ये प्रश्न दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है GHI 2022 के अनुसार जो है यह भारत का स्थान कितना है, तो यह दोस्तों 107वां है। कितना है, तो यह 107वां जो है यह भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान है 2022 के अनुसार। और दोस्तों विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है भारत का स्थान कितना है 2022 के अनुसार, तो आपको ध्यान रखना है 136 है। और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132 है। और दोस्तों भ्रष्टाचार सूचकांक में जो है भारत का स्थान 85वां है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप लोग स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, एस सुब्रमण्यम किस खेल से संबंधित है। एस सुब्रमण्यम जो है यह कौन से खेल से संबंधित है, तो ये दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। एस सुब्रमण्यम जो है यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग जो है किस वर्ष प्रस्तुत किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया था, तो यह दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 28 मार्च 1929 को जो है दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जो है यह अपना 14 सूत्री प्रस्ताव को क्या किया था, तो रखा था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है यह जिन्ना के अध्यक्षता में ही संभव हुआ था। यह अधिवेशन जो है जिन्ना के अध्यक्षता में ही क्या हुआ था, तो यह संभव हुआ था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, 14 सूत्री मांग जो है 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जो है 14 सूत्री प्रस्ताव को रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन है। भारत के संविधान में जो है कौन से अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन है, तो दोस्तों मौलिक अधिकार का भारत में जो है भारत के संविधान के भाग 3 में, और दोस्तों अनुच्छेद की अगर बात कर ले तो यह 12 से 35 तक में जो है यह मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भाग 3 और 12 से 35 तक के अनुच्छेद में जो है यह वर्णन किया गया है। एक और प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय संविधान के मूल अधिकार से। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार कितने हैं, तो यह दोस्तों वर्तमान समय में जो है मूल अधिकार कितने हैं, तो यह 6 है। पहले क्या थे, तो पहले 7 थे। पहले कितने थे, तो यह 7 थे। मूल रूप से भारत के संविधान के भाग 3 में जो है यह 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, लेकिन इसमें दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है शामिल था। इसे जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति को अधिकार को क्या किया गया, तो यह हटा दिया गया। और दोस्तों आप लोगों को सभी लोग को कमेंट करना है कि 44वां संविधान संशोधन जो है यह कब किया गया था। सभी लोग के लिए दोस्तों यह होमवर्क रहा है, सभी के लिए यह होमवर्क है कि 44वां संविधान संशोधन जो है यह कब किया गया था। तो दोस्तों वर्तमान समय में जो है यह मौलिक अधिकार की संख्या कितना है, तो यह 6 है। और दोस्तों 6 आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। दोस्तों पहला जो है वह कौन सा है, समानता का अधिकार है। क्या है, यह समानता का अधिकार है। और दोस्तों दूसरा जो है यह स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और चौथा जो है यह धार्मिक स्वतंत्रता एवं अधिकार है। और 5वां जो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है। 6ठा जो है संवैधानिक उपचार का अंत है। फिर से एक बार दोस्तों, समानता का अधिकार पहला जो है यह मौलिक अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और 6ठा संवैधानिक उपचार का अंत। तो दोस्तों आप लोग इन 6 चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी थी। शेरशाह सूरी को जो है यह शेर खान की उपाधि किसने दिया था, तो यह दोस्तों सूबेदार बहार खान लोहानी ने जो है यह शेरशाह सूरी को जो है शेर खान की उपाधि दिया था। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1540 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था।
शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है 1540 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? यह दोस्तों 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। यह कहाँ पर है? तो यह कन्नौज में जो है बिलग्राम में युद्ध हुआ था और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1540 में हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल हरियाणा में स्थित है? कौन सा जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो है यह हरियाणा में स्थित है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, राखी गढ़ी जो है यह हरियाणा में है। कहाँ पर है? तो यह हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पंडित अर्जुन मिश्रा का संबंध कौन से नृत्य से है? पंडित अर्जुन मिश्रा का संबंध कौन से नृत्य से है? तो यह कथक से है। दोस्तों कथक जो है कहाँ का नृत्य है? तो यह दोस्तों उत्तर भारत का नृत्य है। क्या है? तो यह उत्तर भारत का नृत्य है दोस्तों, उत्तर प्रदेश आपको नहीं, उत्तर भारत का नृत्य है। कथक जो है उत्तर भारत का नृत्य है। और दोस्तों कथकली जो है कहाँ का नृत्य है? आपको जो है यह जो है आपको कमेंट में लिखना है। आप सभी के लिए होमवर्क रहा है, होमवर्क जो है कथकली कहाँ का नृत्य है, आप सभी के लिए होमवर्क है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है खानवा का युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? खानवा का जो युद्ध है यह किसके बीच लड़े गए थे? तो यह दोस्तों खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को जो है आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा संगा के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद जो है यह बाबर का दूसरा लड़ा गया युद्ध था, दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। तो आपको ध्यान रखना है, पानीपत का युद्ध जो है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा युद्ध बाबर का कौन था? तो यह दोस्तों खानवा का युद्ध था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो यह 16 मार्च 1527 ईस्वी को एक साल बाद जो है यह हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध और खानवा का युद्ध 1527 में, एक साल बाद। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, आईआईटी रुड़की ने कौन सा कंप्यूटर विकसित किया है? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आईआईटी रुड़की ने जो है यह कौन सा कंप्यूटर विकसित किया है? यह परमगंगा। कौन सा कंप्यूटर? यह परमगंगा विकसित किया है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मालिनी किस नृत्य से संबंधित है? मालिनी जो है यह कौन से नृत्य से संबंधित है? यह दोस्तों भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो यह तमिलनाडु का नृत्य है। भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का नृत्य है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, मालिनी जो है यह भरतनाट्यम से संबंधित है और भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।